हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ा रहे थे और उसमें हमने जो ट्राइंगल है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और मुझे आज जो इसके क्वेश्चन कराने हैं, जो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन हैं, जो विविध टाइप वाले क्वेश्चन हैं, वो मुझे आपको कराने रह गए हैं। और इसके बाद ये जो टॉपिक है आपका ट्राइंगल, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे, यानी चतुर्भुज शुरू करेंगे। और चतुर्भुज में सबसे पहले आयत, वर्ग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और मैं आपको उसको समझाऊंगा। तो देखो, हमें पढ़ना है जो ट्राइंगल का मिसलिनियस टाइप है, जो बच गए हैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से, उनको देखना है। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, अच्छा इसका चित्र दिया हुआ है बच्चों, डायग्राम दिया हुआ है इसका। ये एक ट्राइंगल है ABC, है ना, ये दिया हुआ है। और AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, और इसको मिला दिया जाए। ठीक है, ये दे रखा है। देखो कि दिए गए चित्र में D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं यानी साइड्स AB और AC के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हैं। AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट है E। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और ये डायग्राम भी हमें बना बनाया दिया हुआ है। फिर कहा तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब होता है बच्चों रेशियो फाइंड करना है। किस किस का? एक तो ट्राइंगल ADE यानी इस वाले छोटे त्रिभुज का और एक पूरे बड़े वाले त्रिभुज का। ठीक है, अब देखो समझ लो थोड़ा सा क्या है कि हमें मिड पॉइंट दिए हैं। कोई भुजा तो दे नहीं रखी है, कोई साइड तो दे नहीं रखी है बच्चों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब हमें कोई साइड नहीं दे रखी है, अब मैं अगर आपसे बात करूं, ये एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है त्रिभुज में, एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है जिसको हमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाली है ये ट्रिक, ये जो कंडीशन है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बच्चों कि कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, इस AB का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं और हम इसको मिलाएंगे तो जो DE वाली साइड है ना, वो पैरेलल होगी बच्चों BC की। मतलब ये जो भुजा है DE, ये BC के समांतर होगी, ये पैरेलल होगी दोनों। ठीक है, पैरेलल का मतलब समझते हो? समांतर। समांतर का मतलब है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो DE वाली जो साइड है वो बच्चों 1/2 यानी हाफ होगी इसकी BC की। ठीक है, मतलब ये वाली जो भुजा है वो BC वाली भुजा की आधी होगी। अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी। DE जो है वो आधी होगी BC की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कब होने वाला है? जब ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो DE इस BC के पैरेलल होगी और DE जो है वो BC की आधी होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ, चलो थोड़ा सा इसका प्रूफ समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको इसको ज्योमेट्री में ही समझाऊंगा। जैसे हमने लिया बच्चों ट्राइंगल, एक तो लिया ट्राइंगल ADE ट्राइंगल लिया, और एक ट्राइंगल लिया ट्राइंगल ABC। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक तो है ADE, एक है ABC। इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो जब ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये भी आपको समझाने वाला हूँ जब लाइन एंड एंगल पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में, कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एक स्लैंट लाइन है, तिरछी रेखा, तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे। अच्छा, सेम कंडीशन में ये दोनों एंगल ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, और जब त्रिभुज के दो कोण इक्वल हैं बच्चों, तो तीसरा तो एक कॉमन है भाई, त्रिभुज ADE में भी है ये और त्रिभुज ABC में भी है। एक त्रिभुज के 3 कोण और दूसरे त्रिभुज के 3 कोण बच्चों ये बराबर हैं। और हमें एक साइड का भी पता है कि एक साइड जो है वो आधी है। मतलब अगर बाई चांस ये 2A है समझ लो, तो ये कितनी है? A है ना। हमने अपनी तरफ से ले लिया कि अगर ये 2A है तो ये आधी होगी यानी A होगी। तो ऐसा कंडीशन बनी हमारे पास कि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हैं, और एक भुजा जो है वो दूसरी की आधी है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं, कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ये क्या होंगे बच्चों? ये होंगे दोनों सिमिलर ट्राइंगल। इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, एक होता है कॉन्ग्रुएंस, एक होता है सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे दोनों। ठीक, अब जब दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल,
वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया, ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये जो है वो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब कोई भी जो भुजा में पता है, हमको डी ई और बी सी के बारे में पता है, करस्पॉन्डिंग इसलिए है कि जो डी ई है उसी के जैसी बी सी है। तो अब ट्राइंगल ए डी ई लिया है तो इसकी साइड ले ली हमने डी ई ए स्क्वायर अपॉन ये साइड ले ली हमने बी सी का स्क्वायर। तो ये थ्योरम बनेगी, और भी बहुत सारी थ्योरम है सिमिलर प्रॉपर्टी की, समरूप त्रिभुज की, और भी बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, बस आप लोगों को ये समझना है कि अगर दो ट्राइंगल समरूप बनते हैं, अच्छा समरूप कब कब बनते हैं ये भी समझ लो। अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर है, केवल इतना दिया है, तो इसको तो हम कॉन्ग्रुएंस भी कह सकते हैं और सिमिलर भी कह सकते हैं। मतलब ये समरूप त्रिभुज भी हो सकता है और सर्वांग समत्रिभुज भी हो सकता है। लेकिन अगर साइड इक्वल नहीं है बच्चों, भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो वो सिमिलर होगा यानी समरूप होगा। और अगर कोणों के साथ साथ भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी तो उसको हम कह देंगे फिर वो सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, अभी बस ये चीज़ समझ लो कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया है वो भुजाओं के वर्ग के सिमिलर होगा, भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ डी ई की वैल्यू पुट कर दूँ बच्चों, तो डी ई की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर अपॉन बी सी की वैल्यू पुट करें तो 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ एक बार, और हमसे क्या पूछा है देखो ट्राइंगल ए डी ई, यानी ट्राइंगल ए डी ई का एरिया रेशियो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, इनका एरिया का अनुपात ही तो पूछा है। तो हमने बस ट्राइंगल ट्राइंगल लिखा है, मतलब ये एरिया समझना आप लोग कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात है तो ए डी ई का कितना है बच्चों 1 और त्रिभुज ए बी सी का कितना है 4। बस यही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसको नोट कर लो और कोशिश करना इसको समझने का, क्योंकि अगर अब नहीं समझोगे तो ज्योमेट्री में समझोगे। फिर से ये चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है? अब ये अच्छे से समझ लो। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी को ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, केवल मेंसुरेशन पढ़नी है, तो बच्चों एक तरीका और है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि किस तरह हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है बच्चों, ये समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है। ये आंसर आ गया? अब देखो एक इसी में हम ऐसा करें बच्चों, ठीक है, ये ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ये डी और ई तो हमें पता है मिड पॉइंट है। हमने अपने हिसाब से यहाँ भी मिड पॉइंट ले लिया, हमने ये मिड पॉइंट मान लिया, मान लो एफ है, मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है ये भी। ठीक है, ये हमें 2 मिड पॉइंट दिए गए थे क्वेश्चन में, ये हमने मिड पॉइंट अपनी तरफ से मान लिया और हमने इसको भी मिला दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल में मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई है, अगर ये कोई भी एक ट्राइंगल है और ये डी ई और एफ जो है तीनों मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं, तो इस प्रकार देखो 4 त्रिभुज बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमने मार्किंग कर दी, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज। तो इस तरह जो तीनों ट्राइंगल बनेंगे बच्चों, तो तीनों का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, चारों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। समझाया था? अब ऐसा करो, जो चारों का क्षेत्रफल है, चलो ये तो मार्किंग कर रखी है मैंने 1 2 3 4, अब इसको हटा दो। अब ऐसा कर लेते हैं बच्चों, चारों का क्षेत्रफल कुछ मान लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो। मान लो इसका क्षेत्रफल भी 1 है, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, चारों के क्षेत्रफल मिल गए। चलो ठीक है, अब हमसे किसके बारे में पूछा है? पहले पूछा है ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। तो ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया रेशियो
ट्राइंगल ABC का एरिया, हमें इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि ट्राइंगल ADE का एरिया हमने कितना माना है 1, तो ये आ गया बच्चों 1। और ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC ये है तो पूरे का एरिया कितना होगा 1 + 1 + 1 + 1। भाई चारों छोटे त्रिभुज का एरिया जोड़ देंगे तो पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया कितना हुआ बच्चों 4। ये आंसर है। ये तो पूछा है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात बताओ, तो कितना आया बच्चों 1:4। ये आंसर है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो जो भी तरीका दोनों में से आसान लगे वो आप कर सकते हो। इसमें क्या था, ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए थे, ये हमने अपने हिसाब से मान लिया है अपने आप। ये दोनों मिड पॉइंट थे तो इसको भी हमने मिड पॉइंट ही मान लिया है। और मिड पॉइंट अगर मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो चारों एरिया हैं वो चारों बच्चों बराबर हो जाएंगे। बस प्रत्येक का एरिया हमने 1 मान लिया। आप लोग कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हो, या ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो। आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेशियो 1:4 ही आएगा। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि एग्जैक्ट एरिया बताओ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितने वर्ग यूनिट होगा ठीक है, और हमें कुछ दे नहीं रखा कितने वर्ग सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर, कितने मीटर, तो हम फिर उस तरीके से इसका एरिया नहीं बता सकते। बस यूनिट में बता सकते हो कि पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 4 यूनिट, जबकि एक ट्राइंगल का एरिया छोटे वाले का है 1 यूनिट। आए समझ? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। आप लोगों को समझना है कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। तरीका इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं यानी साइड्स AB और AC के मिड पॉइंट हैं। AB और AC के मिड पॉइंट हैं D और E, ठीक है। और ट्राइंगल AD, इस बार क्या बताना है कि ट्राइंगल ADE, त्रिभुज ADE और चतुर्भुज BDEC। देखो BDEC क्वाड्रिलेटरल का साइन बना है, तो चतुर्भुज BDEC यानी इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब इसको मार्क कर लो। इसका एरिया बताना है बच्चों डॉटेड वाले रीजन का, और रेशियो बताना है इस वाले रीजन का, जिसको हमने अलग तरीके से मार्क कर दिया। हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, इनके एरिया का क्षेत्रफल का रेशियो क्या है। अब पहले ट्राइंगल का रेशियो था, लेकिन अब इसमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इस बार ये और चेंज है, ये वाली साइड 10 पता है, ये वाली साइड हमें 8 पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइड दी हुई है या नहीं दी हुई है, रेशियो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब समझ लो, थोड़ा सा समझना ये है बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी साइड लेकर कर सकते हो, साइड लेकर नहीं कर रहे हो तो फिर आप लोग इसका जो है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं पहले साइड वाले से बता दूं, चलो साइड वाले से समझ लो भाई। अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुज ADE की और त्रिभुज ABC की, तो दोनों जो है सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है, एक जैसे बने हुए हैं। तो इस कंडीशन में जो इनकी कोई सी भी एक साइड ले लो, आपको पता है जब ये मिड पॉइंट है बच्चों, ये पूरी 10 है तो ये 5 होगी, ये पूरी 8 है तो ये पूरी ये 4 होगी, ये 10 तो ये 5, ये 8 तो ये 4, ठीक है। अब कोई सी भी भुजा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि DE और BC को लेना जरूरी है, आप इन भुजाओं को भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल एरिया और डिवाइड बाय त्रिभुज ABC का एरिया, ADE का एरिया और ABC का एरिया, तो इनका जो क्षेत्रफल है, इनकी किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड, किसी भी एक संगत भुजा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कोई सी भी एक साइड ले लो, अगर ट्राइंगल AD की बात चल रही है तो अगर हम साइड AD लेंगे ना बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, चलो अगर हमने AD लिया है, AD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AD के करस्पॉन्डिंग साइड है AB बड़े त्रिभुज में, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर। ये समझ आया? अब AD कितना है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और AB कितना है, AB है बच्चों 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तो 25 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, 1/4,
इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE का एरिया है 1, तो ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है 4। मतलब ट्राइंगल ABC पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 है बच्चों, 4 है, तो इसमें जो छोटा वाला ऊपर त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल कितना है 1। अब आप लोग बताओ, इसका क्षेत्रफल तो है 1 और पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल है 4। इस वाले क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया बचा वो कितना बचा। पूरे ट्राइंगल के एरिया में से अगर इस वाले ट्राइंगल ADE का एरिया हम माइनस कर देंगे, इस वाले रेक्टेंगल, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल नहीं सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4, इसका है 1, तो इसका एरिया कितना बचा 3। और यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ADE का एरिया रेशियो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल, BDEC का क्षेत्रफल, ठीक है। और ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल कितना है 1 और ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल BDEC का एरिया कितना है 3। तो आंसर कितना है बच्चों 1:3 के आंसर होगा। बताओ समझ आया नहीं आया? है आसान, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाह रहे हो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग तो वो इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन आपको ये थ्योरम याद रखनी पड़ेगी और बताऊंगा इसमें, इसकी बहुत सारी कंडीशन बनेगी बच्चों, वो मैं आपको सारी लिखाऊंगा जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। अभी बस केवल इतना समझ लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ। देख लिया, चलो ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ इसको मिड पॉइंट मान ले F को और इसको हम मिला दें, तो ये 4 छोटे त्रिभुज बने और चारों का एरिया बराबर होने वाला है। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी एरिया मान लो। तो चलो हमने मान लिया इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, एक तो पूछा है ट्राइंगल ADE का एरिया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और क्या पूछा है, और पूछा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल BDEC का एरिया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ट्राइंगल ADE कौन सा है तो इसका एरिया कितना है बच्चों 1, इसका एरिया हमने लिख दिया 1। अब मैं आपसे पूछूं ट्राइंगल BDEC में क्या आता है, तो ट्राइंगल देखो ध्यान दो बोर्ड पर, BDEC ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, तो इसमें एक ये त्रिभुज है, इसमें ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है BDEC ये 3 त्रिभुजों से बना है, एक ये एक ये एक ये। इनका तीनों का एरिया जोड़ देंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो चतुर्भुज BDEC है उसका एरिया आ जाएगा 3, और यही हमसे पूछा है, तो आंसर कितना है बच्चों 1:3, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। ऑप्शन में 1:3 भी मिलेगा और 1:4 भी मिलेगा, 3:1 भी मिलेगा, 4:1 भी मिलेगा। तो थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को पढ़कर और समझकर और तब आंसर देना है उसका। जल्दबाजी करनी है केवल और केवल कैलकुलेशन में। अब यहाँ तो कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, अर्थमेटिक में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है ना। यहाँ कम कैलकुलेशन है, तो यहाँ आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रखने हैं, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब अलग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, वो देखो क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज हैं, ट्राइंगल है, उनके जो आधार यानी बेस का जो अनुपात है वो P/Q है, तथा उनकी ऊंचाई यानी हाइट का जो रेशियो है वो अनुपात है बच्चों R/S है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी एरिया का रेशियो बताना है ना। अब जब बेस और हाइट की बात चल रही है, जब आधार और ऊंचाई की बात चल रही है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें बात तो चल रही है बेस और हाइट की, आधार और ऊंचाई की, और आप यहाँ फॉर्मूला लगाने लग जाएँ हीरोज फॉर्मूला, √SS - AS - BS - C, ठीक है। तो फिर कहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जब बेस और हाइट की बात चल रही है तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपके दिमाग में आना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट।
तीनों साइड है तो हीरोज फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, ठीक है। चलो समझ लो। अब हमें जो है वो आधार दिया है बच्चों बेस, जो आधार है लिख लेते हैं चलो, यहाँ जो आधार है बेस उसका जो अनुपात है वो कितना है, पी अनुपात की, ठीक है। और जो उनकी ऊंचाई है हाइट उसका रेशियो कितना है बच्चों, आर अनुपात है, ठीक। और हमसे पूछा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बच्चों एक पहला त्रिभुज है, ठीक है, एक फर्स्ट है ट्राइंगल, एक है सेकंड ट्राइंगल। पहला त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप बताएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बताएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, डी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, ये एरिया होगा। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो निकालना है। अब मैं अगर बात करूं पहले का बेस कितना है, तो पहले का बेस है बच्चों पी इंटू पहले की हाइट कितनी है, तो पहले की हाइट है आर, ठीक। पहले का बेस पहले की हाइट, फिर दूसरे का बेस कितना है क्यू, और दूसरे की हाइट कितनी है, इनका जो एरिया का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी आर इक्वल रेशियो क्यू एस, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यहाँ तो पी क्यू आर एस दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन कैसे होंगे ना। और जब आती है न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखते हो, और जब ए बी सी डी पी क्यू आर एस ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बस आप वहाँ हिम्मत तोड़ देते हो। और जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इनमें, है ना। बताओ समझ आया। तो हमें कहा था बच्चों कि दो त्रिभुजों के जो आधार हैं वो पी अनुपात क्यू के अनुपात में है, मतलब बेस है ये, और जो उनकी ऊंचाई है मतलब हाइट उसका अनुपात है आर अनुपात एस। तो उनके क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो पूछा था। इसका ट्राइंगल की बेस और हाइट की बात चल रही है, उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वैसे ही दूसरे ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। फिर पहले का बेस पहले की हाइट, दूसरे का बेस दूसरे की हाइट। तो पहले का जो बेस है आधार है, पहले का बेस है बच्चों पी लिख दिया, पहले की हाइट कितनी है आर लिख दी। दूसरे का बेस कितना है, दूसरे का आधार है क्यू लिख दिया, दूसरे की हाइट कितनी है एस लिख दी। बस रेशियो आ गया, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, बस आंसर कितना आ गया पी आर अनुपात क्यू एस, ठीक है। समझ आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के जो आधार हैं बेस उनका अनुपात है ए अनुपात बी, और उनकी ऊंचाई यानी हाइट का अनुपात है एक्स अनुपात वाई। तो हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें बेस बी दे रखे हैं, बेस किस रेशियो में है बच्चों, ए अनुपात बी के रेशियो में, और हमें हाइट दी हुई है, हाइट किस रेशियो में है, एक्स और वाई के रेशियो में। वैल्यू लिखनी पहले आपने। अब जब एरिया की बात आती है तो पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, तो पहले के लिए एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरे के लिए क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो कट जाएंगी, उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में और रेशियो में। अब पहले का बेस कितना है, तो पहले का बेस है बच्चों ए, तो पहले की हाइट कितनी है, तो पहले की हाइट है एक्स। दूसरे का बेस कितना है, तो दूसरे का बेस है बी, और दूसरे की हाइट कितनी है, तो दूसरे की हाइट है बच्चों वाई। तो रेशियो कितना आया ए एक्स अनुपात बी वाई, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट तो लिखा हुआ है भाई, बेस इंटू हाइट है तो बेस इंटू हाइट यानी ए एक्स आ गया, बेस इंटू हाइट यानी बी वाई आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, और किया करो चाहे वो कितना भी लेंथी क्यों ना हो जाए। चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप उनको आप लेंथी करना सीख जाओगे, और शॉर्ट भी तभी कर पाओगे जब आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन आते होंगे। और डिटेल में तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, शॉर्ट आप करने लग गए हो तो फिर क्या है, क्वेश्चन ही छोड़ोगे। इतना प्रैक्टिस आप कर नहीं सकते हो जिससे कि आप हर क्वेश्चन की ट्रिक और ज़्यादातर ट्रिक वगैरह याद रख सकें, आया समझ। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन को किस तरह करना है वो समझ लो। तो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है
कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात दिया है इस बार बच्चों 4:3 और उनकी ऊंचाई यानी हाइट का रेशियो दिया है 3:4 यानी 3:4 और हमसे पूछा है कि दोनों त्रिभुजों के आधार यानी बेस का अनुपात बताना है इस बार। तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले वो लिख लो कि हमें क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो दिया है बच्चों कितना है 4:3 और हमें उनकी ऊंचाई यानी हाइट का रेशियो दिया है वो कितना है 3:4। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बेसिक समझ लो, जो एरिया होता है वो होता है बच्चों बेस इंटू हाइट यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्योंकि रेशियो की बात चल रही है तो आप 1/2 छोड़ दो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको छोड़ देते हैं परसेंटेज के लिए भी और रेशियो के लिए भी। परसेंटेज के क्वेश्चन भी मुझे आपको इसके बाद कराने हैं, है ना, वो भी समझ लेना, अभी कराऊंगा इसी के साथ। तो एरिया बचा बेस इंटू हाइट। अब मैं आपसे कहूँ अगर इसका बेस निकालना हो तो हाइट का क्या करेंगे, तो आप बताएंगे कि बेस बराबर क्या हो जाएगा एरिया अपॉन हाइट, बेस बराबर एरिया अपॉन हाइट। तो ये फॉर्मूला आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है और इसको याद भी मत करना बिल्कुल भी, आप तो बस एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट याद रखो, इसी से कंडीशन बन जाएगी। तो क्योंकि हमें आधार बताना है, हमें बेस बताना है बच्चों, जो बेस का रेशियो है, बेस कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल ऊपर यानी एरिया ऊपर और उसकी ऊंचाई नीचे। तो जब हम ऐसा करेंगे, यहाँ एरिया ऊपर लिखेंगे बच्चों और हाइट उसकी नीचे लिखेंगे, तो पहले का बेस आया। दूसरे के लिए एरिया ऊपर लिखेंगे और हाइट उसकी नीचे लिखेंगे, तो ये दूसरे का एरिया बेस आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो जो बेस है वो कितना आ जाएगा बच्चों 4 चौक 16 पहले का आ जाएगा और 3 3 9 दूसरे का आ जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा है, तो दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात, तो आधार यानी बेस का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 16:9। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला है उसको याद रखना है, बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है उसकी वैल्यू निकाल लो, उसी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हो सकता है आपसे हाइट पूछी होती तो हाइट निकालनी पड़ती, तो हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाता एरिया अपॉन बेस, है ना, क्षेत्रफल बटे आधार, तो वहाँ से हाइट निकल के आ जाती। आया समझ, कर लेंगे, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देखो देखो अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं एरिया, उसका रेशियो है 5:4। एरिया का रेशियो है बच्चों 5:4 यानी 5:4। और क्या दिया है, और हमें दिया हुआ है बच्चों उनके जो ऊंचाई है हाइट का रेशियो दिया है वो कितना है 2:3 2:2। और हमसे क्या पूछा है बेस यानी आधार का अनुपात, तो बेस का रेशियो पूछा है। और मैंने आपको भी समझाया है भाई, हाइट का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं समझाया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन एरिया के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है। तो जिसके लिए फॉर्मूला बताया है उसको लेके चलेंगे। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है बेस और हाइट में ट्राइंगल की 1/2 बेस इंटू हाइट। और मैंने बताया रेशियो में परसेंटेज में छोड़ के चलते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेस निकालने के लिए बी की वैल्यू कैसा आएगी A/H, यानी बेस बराबर एरिया अपॉन हाइट, यानी क्षेत्रफल बटे ऊंचाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पहले त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल है 5 और हाइट है 2, तो अगर मैं क्षेत्रफल बटे हाइट कर दूँ यानी A/H कर दूँ, A/H तो बेस आ जाएगा। तो पहले त्रिभुज के लिए बेस मिल गया, दूसरे त्रिभुज के लिए बेस यानी A/H, A कितना है दूसरे के लिए 4, ऊपर लिख दिया, और नीचे हाइट लिखेंगे, दूसरे के लिए हाइट कितनी है, तो ये रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस का अनुपात आ जाएगा बच्चों 3 × 5 कितना आ जाएगा 15 और 2 × 4 कितना आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों के जो आधार हैं यानी जो बेस हैं उन बेस का अनुपात कितना आ जाएगा 15:8 यानी 15:8। ये आंसर हो जाएगा। बताओ कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है। अब वैसे तो मैं परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ एरिया वाले, है ना, लेकिन फिर भी समझ लो, है ना, इसके क्वेश्चन में परसेंटेज के फिर से बता दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन है उनको लिख लो, नोट कर लो, समझ में आ जाएंगे, है ना। आपको बस वो है कि वो वीडियो आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें एरिया और वॉल्यूम को पूरा परसेंटेज में एक साथ एक्सप्लेन किया गया है कि परसेंटेज में अगर एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरह आएंगे, उनको किस तरह में सॉल्व करना है। कई सारे मेथड भी बताए गए हैं, यहाँ तो मैं एक ही मेथड बताऊँगा, वहाँ कई सारे मेथड बताए गए हैं, ठीक है। तो उसको भी पढ़ लेना। परसेंटेज का परसेंटेज की दूसरी या तीसरी क्लास होने वाली होगी शायद वो,
प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वैसे के वैसे आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट कर दिया करो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, है ना। अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई भी सजेशन हो आपका, कोई भी सुझाव हो मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बहुत मान्य होगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना बच्चों, जिससे कि जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख सकें, वो क्लास पढ़ सकें, है ना, वो क्लास आपकी मिस ना हो। बाकी किसी को पहले चीज़ पे पढ़नी है, अब ये तो एडवांस चल रहा है, किसी को अर्थमेटिक पढ़ना है तो अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर वाइज सारी की सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो डे बाय डे। ये भी चिंता खत्म है कि इसके बाद कौन सी क्लास, उसमें हर एक में जो थंबनेल है वो बना हुआ है, डे बाय डे बना हुआ है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, है ना, डे 5, डे 6, डे 7, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और कोई भी दिक्कत होगी तो ये नंबर है बच्चों, इस पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी प्रत्येक भुजा यानी साइड को जो है वो 20% इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। अब देखो ऐसा पता करने के लिए हमें क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 × a²। ये एरिया का फॉर्मूला है। अब मैंने आपको समझाया है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रेशियो में और परसेंटेज में छोड़ देते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √3/4 को हम छोड़ देंगे और a² को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a × a लिख सकते हैं। और a क्या है, ट्राइंगल की साइड ही तो है, तो ट्राइंगल की जो साइड है भुजा उसको कितना परसेंट बढ़ाया गया है बच्चों, 20%। मतलब ये साइड है इसको कितना बढ़ाया गया है, 20%, 20%। ये भी साइड है इसको कितना बढ़ाया गया है, 20%, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ इस तरीके से बहुत सारे तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड है 100 मानकर, कि हम जो है बच्चों उसका जो एरिया है, पहला वाला जो क्षेत्रफल है हम उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एरिया 100 था बच्चों और उसमें क्या हुआ, इस साइड को 20% बढ़ाया गया, तो ये कितनी हो गई, 120/100। परसेंटेज में अगर हमसे इंक्रीज करवाएगा, परसेंटेज में वृद्धि करवाएगा तो 100+% निकालते हैं, और कमी करता है तो 100- ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। और भी तरीके हैं, मैं वो बताऊंगा आपको। फिर दूसरी साइड भी तो 20% बढ़ाई गई है, इसको भी 120/100 लिख दिया। अब ये 100 से 100 कैंसिल हुआ और ये 2 0 से बच्चों ये 2 0 कैंसिल हुए, तो बचा क्या, 12 × 12 कितना आया, 144, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, पहले तो एरिया था बच्चों 100 और अब एरिया कितना हो गया, 144, तो 100 से कितना ज़्यादा बढ़ गया एरिया, 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 44। इसका मतलब जो एरिया है वो 44% बढ़ गया, यानी 44% क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी, 44%, यानी 44%, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ तो मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए परसेंटेज में, तो पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और ये चीज़ें जो अर्थमेटिक इसलिए पढ़ाया जाता है पहले कि एडवांस में उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले आपको अर्थमेटिक पढ़ाया गया, वरना डायरेक्ट ही आपको एडवांस पढ़ाया जाता, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ा दिया है, एडवांस में मैं पढ़ा दूंगा। अब कोई भी मैं बैच स्टार्ट करूँगा जैसे ही, तो उसमें मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों, मैं ये मानकर चलूँगा कि आप लोगों ने पहला बैच आपने ज्वाइन कर लिया था, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया था, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, ठीक है। अभी मैं अर्थमेटिक फिर दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो ये आंसर आया। अब दूसरा मेथड देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका ये है, इसका एक फॉर्मूला भी है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये है बच्चों x + y नेट परसेंटेज वाला प्लस xy/100। वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, कमी है तो माइनस लिखेंगे। अब जैसे कि 20% इंक्रीज हुआ है
और दूसरी साइड में भी 20% इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्रत्येक में हुआ है। तो 20 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 20 प्लस 20 कितना हुआ बच्चों 40, प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो कितने परसेंट वृद्धि हो गई 44% वृद्धि हो गई, यानी 44% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल पर। उसमें पूछा ना क्या प्रभाव पड़ा, तो क्षेत्रफल जो है 44% क्या हो गया इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया। एक तरीका और है रेशियो वाला, लेकिन मैं बहुत सारे तरीके पहले करा चुका हूँ इसलिए बार बार ज़्यादा तरीके नहीं करा रहा हूँ, टाइम वेस्टेज है। आप लोग वहाँ से कर लेंगे, किसी को समस्या होगी तो आप लोग बता सकते हो इस नंबर पर, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। ठीक है, समझ आया? तो मैं आपको 100 वाले तरीके से लेके चलूँगा, उसमें अगर किसी को चेंज किसी दूसरे मेथड से भी करना है और आंसर नहीं आता है तो बता देना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी प्रत्येक भुजा यानी साइड को 10% घटाया गया, 10% डिक्रीज कर दिया गया, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। तो आपको पता है जो उसका एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, समझ गए? फॉर्मूले को ये है कि कितनी टर्म लेनी है, कितनी बार उसको करना है, ये बिना फॉर्मूले के नहीं बता सकते। कभी सोचो आप कि इसको परसेंटेज से कर लेंगे तो रेशियो से कर लेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। फॉर्मूला मेन है, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख दिया। अब जो साइड है बच्चों वो 10% उसको डिक्रीज किया गया, तो ये भी तो साइड है, इसको 10% घटाया गया, ये भी साइड है, इसको भी 10% घटाया गया। तो 100 वाला तरीका मेरे हिसाब से ठीक है, वो देख लो। ठीक है, अब जैसे कि 100 है इसका एरिया मान लिया, अब जब उसको 10% कम किया गया तो 100 इंटू एरिया हो गया 90%। जब 10% उसको कम किया गया, फिर 10% कम किया गया तो फिर 90% रह गया वो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो एरिया था बच्चों पहले 100 था और एरिया अब कितना हो गया, एरिया अब हो गया 81। इसका मतलब जो एरिया है वो कम हुआ है। तो 100 मानने में बेनिफिट ये होता है कि 100 से जितना ज़्यादा है परसेंटेज में उतना वृद्धि, 100 से जितना कम है परसेंटेज में उतना कमी। तो 100 से कितना कम है बच्चों ये, तो 100 से ये कम है 19%, 19%। तो 19% की क्या होगी बच्चों ये कमी हो गई, और यही हमसे पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल हम माइनस लिख देते हैं, माइनस का मतलब क्या है कमी। आप लोगों को समझ आ जाएगा, लिखने से अच्छा है माइनस लगा दो। उसका जो क्षेत्रफल है वो 19% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आया समझ में, बता सकते हैं? चलो ये तो थी बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की यानी समबाहु त्रिभुज की बात। अगर वो समबाहु त्रिभुज ना कहे है ना, तब किस तरह क्वेश्चन आ सकता है वो देख लो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का जो आधार है यानी बेस उसको तो 20% बढ़ाया तथा जो ऊंचाई है यानी हाइट उसको 10% बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाने लग जाऊँ √3/4 ए स्क्वायर, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज था, यहाँ पर तो त्रिभुज का कोई नाम नहीं है। लेकिन हाँ हमें बेस और हाइट के बारे में पता है, जब बेस और हाइट के बारे में पता है तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इससे कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है। अब देखो जो उसका बेस है उसको 20% बढ़ाया गया, तो बेस में तो 20% इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई, और जो हाइट है वो 10% उसको बढ़ाया गया, तो हाइट में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% की वृद्धि। अब देख लो एरिया कि हमने बच्चों क्या किया, एरिया उसका 100 मान लिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है बेस बढ़ा 20%, तो एरिया भी 20% तो बढ़ेगा ही, 120/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइट को 10% बढ़ाया, तो यहाँ से फिर से 10% बढ़ जाएगा, 1/10/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 गुना 11 कितना हुआ बच्चों 132, 132। अब एरिया 100 था और एरिया 132 हो गया, तो 100 से ज़्यादा है कि कम है, 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चों, तो 100 से 32 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं जो एरिया है वो 32% क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया जो है वो 32% बढ़ जाएगा, यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में। बताइए, कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि इसमें इस बार ऐसा करो कि बेस को तो बढ़ा लो बच्चों 30%, ये बेस को तो 30% बढ़ाया गया और जो हाइट है उसको 20% घटाया गया, यहाँ लिख लो घटाया गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बना कि एक ट्राइंगल है त्रिभुज, उसका जो आधार है उसके बेस को तो बढ़ाया गया 30% और ऊंचाई को 20% घटा दिया गया, कम कर दिया गया, तो उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमें तो बेस इंटू हाइट से मतलब है, तो जो बेस है उसको तो बढ़ाया बच्चों 30% और जो हाइट है उसको घटा दिया इस बार 20%, कम कर दिया, तो एरिया क्या मान लेंगे हम, एरिया मान लेंगे 100। अब एरिया 100 मान लिया है और जो उसका बेस है वो 30% बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया 130/100, 130/100। फिर ऊंचाई को 20% कम किया गया है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 80/100, यानी 80/100। परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है तो 100 प्लस करते हैं, यानी 100 + 30 यानी 130 130, और अगर कमी होती है तो 100 माइनस करते हैं, तो 100 - 20 यानी 80%, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, फिर 2 0 से 2 0, 13 8 कितना हुआ 104, 104। तो एरिया जो है 100 से 104 हो गया, तो एरिया बढ़ा है घटा है, बढ़ा है कितना परसेंट, 4%, तो प्लस लिख दो। हिंदी में लिखने से या इंग्लिश में लिखने से अच्छा है, पूरा डिटेल में आप प्लस के 4% लिख लो, वैसे ही समझ में आ जाएगा। प्लस का मतलब है वृद्धि हुई होगी और 4% की वृद्धि हुई है किसमें बच्चों, एरिया में, तो आंसर आया 4%। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, उसके बाद फिर हम लैंग्वेज चेंज करने वाले हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, कर लिया नोट। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि उसका जो बेस है, आधार है, उसको बच्चों 20% कम किया गया है। इस बार चलो कम कर लेते हैं, इसको घटाया, ठीक है, और जो उसकी ऊंचाई है हाइट उसको 10% घटाया इस बार, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है क्षेत्रफल क्या होने वाला है बच्चों, बेस इंटू हाइट, क्योंकि 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बेस जो है उसको तो घटाया गया है 20%, आधार को तो 20% घटाया, तथा ऊंचाई को 10% घटाया, ऊंचाई को 10% कम कर दिया। अब एरिया मान लो कितना मान लें, 100 मान लेते हैं। अब 100 एरिया माना है और बेस को 20% कम कर दिया है, तो यह यहाँ कितना कम हो जाएगा 20% यानी 80/100। फिर हाइट को भी 10% कम किया गया, तो हाइट अब कितनी रह जाएगी 90%। सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 × 9 कितना हो जाएगा 72 यानी 72। आप लोग बताएंगे 100 से जो है एरिया वो 72 हो गया, 72 हो गया, तो 100 से कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, 100 से ज़्यादा हुआ है, सॉरी 100 से कम हुआ है, कितना कम है, घटाएंगे कितना कम है बच्चों 28। इसका मतलब 28% की क्या होगी बच्चों, कमी हो गई उसके क्षेत्रफल में। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 28% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 28%। बताओ कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी डिटेल में वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप समझ लो कि नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है, किस तरह हम क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। फिर कहा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तथा आधार 20 सेंटीमीटर है, क्या होगी। मतलब हमें एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है ना, कुछ चीज़ें पहले कुछ चीज़ें बाद में दे रखी हैं, इसलिए समझना जरूरी है।
समझ लो कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखा, दो त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। हमने मान लिया, चलो एक डायग्राम टाइप समझ लो, इससे थोड़ा ज़्यादा आसान है। इसमें क्या है, पहले त्रिभुज का जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट है बच्चों वो है 12 सेंटीमीटर। बेस है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। फिर कहा कि एक अन्य त्रिभुज है उसकी ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल जो है वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी जो दूसरा त्रिभुज है वो बड़ा होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल दुगना है, और इसका जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस त्रिभुज की हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है, तो हमने हाइट मान ली इसकी h। इस त्रिभुज की हाइट क्या होगी जबकि इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बेस और हाइट की बारे में बात चल रही है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा 15 गुणा 12। ये होगी इस त्रिभुज का एरिया। अब इस वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले वाले क्षेत्रफल का दुगना है, देखा ना, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो अगर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं दुगना कर दूं तो ये नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट b इंटू 20 इंटू एच। ये बताओ ये लाइन आपको समझ आई या नहीं है, बस ये मेन है इसमें, है ना। फिर से समझ लो, देखो एक बार भाई, पहले त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 12 सेंटीमीटर, हमने डायग्राम टाइप बना दिया, कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए। फिर कहा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल, एक अन्य त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी ये अन्य त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका दुगना है, तथा आधार जो है 20 सेंटीमीटर है, तो क्या होगी इसकी ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। तो इसकी ऊंचाई हमने h मान ली और हमें पता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, और उसने कहा है कि जिसका जो क्षेत्रफल है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। अगर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को दुगना कर दें तो वो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया, हाइट h निकल जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, है ना। अब सॉल्व कर लो, देखो 2 से ये 10 बार कैंसिल हुआ, या इधर ले जाओ चलो 12 बार, h बराबर कितना जाएगा बच्चों, 15 गुना 12 कितना हुआ 180, और बटे 10, 180 बटे 10 कितना आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरा त्रिभुज है बच्चों उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो हाइट है सॉरी, वो कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। बहुत आसान है, लैंग्वेज समझना जरूरी है, बाकी तो तरीके जो भी हैं वो तो हैं। समझ आया, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो है 20 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये बना लिया। एक अन्य त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो बड़ा होगा इससे, और इसका जो आधार है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। इसकी हमें हाइट बतानी है, इसकी जो हाइट है वो हमने h मान ली, ठीक है। अब इसमें जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस वाले दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा 20 गुणा 15 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अगर हम 3 गुना कर दें, इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो ये नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 25 गुना h, बराबर रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, अच्छा 5 दिया 15 और 5 पंजे 25 और 5 इकन 5 और 5 चौक 20, तो h बराबर कितना आया उधर से, 3 किया 9, 9 चौक 36, 36 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो जो दूसरा त्रिभुज था उसकी हाइट कितनी आई बच्चों, 36 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछा है कि उसकी हाइट क्या होगी। कर लेंगे फिर इस टाइप का, चलो ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज के हिसाब से फिर से चेंज है, क्या कंडीशन बनेगी और उसको किस तरह सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी इन सर्किल की जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है। ठीक है, अब मैंने आपको त्रिभुज के अंतःवृत्त और त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लिखाया था, है ना। उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। अगर वो याद नहीं है तो इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो हमने इस अंतःवृत्त को यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से शो कर दिया था और इसके लिए फॉर्मूला लिखाया गया था A/S, कैपिटल A/S, जहाँ पर जो कैपिटल ए है वो है बच्चों त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या था, सेमी पैरामीटर यानी हम कह सकते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। ये चीज़ें थी। अब वैल्यू पुट कर लो इसमें जो चीज़ है। भाई हमें पता है अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान तो है 6, स्मॉल आर तो होगी 6। और क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है, ए रहने दिया। एस क्या है, सेमी पैरामीटर। और पैरामीटर कितना है 32, जब परिमाप है 32 तो अर्ध परिमाप कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 32/2, 32/2 यानी 16। इसका मान कितना हो गया, इसका 16। अब एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 16, एरिया हो जाएगा बच्चों 16 × 96, 96। और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिमाप के बारे में बात चल रही थी, उसका जो एरिया है वो कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जो फॉर्मूला बताया गया है इसको आप लोग याद रखें, मैं आपको लिखा चुका हूँ। सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखो और उनका रिवीजन करते रहो, कम से कम तब तक तो कर ही लो जब तक ये मेंसुरेशन पूरा चलता है ना। जब तक भी मेंसुरेशन चले तब तक आप रोज़ पढ़ो, रोज़ फॉर्मूले याद करो, बस। फिर आप याद नहीं करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इससे ऐसा। देखो नेक्स्ट, ठीक है लिख लिया। अब देखो इसी में चेंज कर लेते हैं। चलो जो इन सर्किल है, जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर है बच्चों, चलो लिख लो अगले क्वेश्चन के लिए। पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर। आप लोग पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखा करो। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है स्मॉल आर वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ट्राइंगल का एरिया पूछना है। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यानी इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास, स्मॉल आर बराबर कैपिटल A/S, जहाँ कैपिटल ए है त्रिभुज का क्षेत्रफल और कैपिटल एस है सेमी पैरामीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। चलो तो जो स्मॉल आर है वो तो है बच्चों 5, तो स्मॉल आर की जगह तो लिख दिया 5। ट्राइंगल का एरिया बताना है तो कैपिटल ए लिखा रहने दिया। एस है सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। अब पैरामीटर कितना है 40, जब पैरामीटर 40 है तो अर्ध मतलब आधा, तो आधा परिमाप कितना हुआ 20। एस की वैल्यू कितनी हुई 20। अब देखो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। तो त्रिभुज का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, उस त्रिभुज का, उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो चलो जल्दी से पहले। ठीक है, अब देखो इसी के साथ जो है बच्चों ट्राइंगल का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर किसी के किसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री के यहाँ पे छोड़ दिए हैं, वो नहीं कराए हैं अभी, फिर भी जो क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पर आप सेंड कर देना। ठीक है, और कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम है आपको तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन ना बता पाऊँ या क्वेश्चन देखने में देरी हो जाए तो आप लोग कॉल करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। बाकी एक बच्चे ने सेंड किया था बस जो प्रॉपर नोट्स, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की जो है, आप लोगों की मेहनत है जो रंग लाएगी बहुत जल्दी। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तभी। ठीक है, ऐसा काम नहीं होने वाला है, आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं तो वो केवल और केवल टाइम की
टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं, टाइम की बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। मैं कुछ भी चीज़ छोड़ कर नहीं चल रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो जो है मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ या अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोग अपने आप देख सकते हो। अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, अगर आपको समझ आ रहा है प्रॉपर तो वही अच्छा है। और मैं कितना ही हाई लेवल का पढ़ाऊँ और वो चीज़ें समझ में ना आए तो वो फिर आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई लाभकारी नहीं है, कोई भी उनका बेनिफिट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो जो चीज़ें बेसिक हैं वो तो सीख लो, पर नहीं आपको तो बहुत ज़्यादा एडवांस की चीज़ें सीखनी है। और पेपर में अगर बेसिक आ गया तो गोल डब्बा गोल, और एडवांस की चीज़ें आ गई तो पता चला वो भी नहीं हो रही है। एडवांस की चीज़ें भी वो भी ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना चीज़ों को ज़्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना बेसिक लेवल पर पढ़ोगे उतना मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा बेसिक पे ही पढ़े रहो, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, बहुत एडवांस पर भी चलेंगे। जो क्वेश्चन हम 4-4, 6-6 लाइन में करा रहे हैं वो एक एक लाइन में भी कराएंगे। ठीक है, लेकिन पहला बेसिक सीख लो। ठीक है, चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल होने वाला है, यानी चतुर्भुज होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ के आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू क्लास।